हेलो दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। हम लोग भौतिकी विज्ञान कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रकाश यानी कि लाइट। आज हम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। आज दो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश का प्रकीर्णन यानी नेचर ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दोनों को आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, किसी में भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को ही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उससे 5 से 6 ही क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीटेड होते हैं, तो उसे देखना ना भूलें और उसे देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं। सबसे पहला बात कह रहा है कि वह पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार हो सकती है। जैसे कहने का अर्थ है कि ये कोई पदार्थ है, अब हम इसमें प्रकाश डालें और ये पार हो गया तो इस पर ये पदार्थ जो है, इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे वो चीज पूछ रहा है। तो जिससे प्रकाश पार हो जाएगी, पारित होने का मतलब क्या है, पार। तो जिससे प्रकाश पार होगी उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ट्रांसपेरेंट पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें गुजर सकती है, पार हो सकती है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से किससे संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश से कैसे संबंधित है, तो कैसे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव में आप लोगों को बता दूं, इस पे ध्यान नहीं देना है। टिंडल प्रभाव में बता दूं, जैसे ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है। अब इसमें क्या है, कुछ विलयन है, कोलाइड विलयन, हम लोग विलयन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे होकर जब प्रकाश गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है इधर उधर। ठीक है, कण से टकराई तो इधर, कण से टकराई तो इधर, और अगर सीधे पार, तो इस तरीके से जो प्रभाव देखने को मिलता है उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। दिखाएं आप लोग को कि टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या जानते हैं, कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। कोलाइड विलयन जो होता है जिसमें कण स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उस पर जब प्रकाश डालते हैं तो जो प्रकीर्णन वाली घटना होती है उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब कोलाइड विलयन क्या है कि इसमें क्या होता है, निलंबित मतलब उसमें उपस्थित छोटे छोटे कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन डिल्टन के नाम पर पड़ा है। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, इस बात को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 से 4 बार रिपीट है 2018 में ही। 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट है 2018 में ही कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है आप जानते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात कहने का मतलब अंतरिक्ष, जहां पर हवा भी ना हो। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आप जानते हैं, जो विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है पता है, 3900 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है, विद्युत चुंबक तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का जो तरंग होता है उसमें। और क्या विभिन्न माध्यमों में जो होती है प्रकाश की भिन्न भिन्न चाल होती है, ये भी समझना है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की क्या होती है, भिन्न भिन्न चाल होती है। जैसे निर्वात में हम लोग देख लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जल में कितना होती है, जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है, वाटर में। ठीक है, और एक चीज बता दूं, कांच में होता है 2 × 10⁸, कांच में होता है 2 × 10⁸। अगर आगे ऐसा क्वेश्चन मिला तो हम लोग देखेंगे। उसके बाद और क्या था, तारपीन। देखिए
तारपीन में इसकी चाल क्या होती है, ये यही क्वेश्चन बस रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तारपीन में कितना होता है 2.04 इंटू 10⁸, यानी देख रहे हैं आप सिर्फ निर्वात में 3 इंटू 10⁸ है, बाकी जितना भी है सब 2 में है। एक 2.25 हो गया आपका जल में, 2 हो गया कांच में, और 2.04 हो गया तारपीन में। तो इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो इस डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, है ना, जो विद्युत चुंबक तरंग, मैंने यहाँ इसका सारा मेजरमेंट दे रखा है, कांच का, तारपीन का, इसका तरंगदैर्घ्य का, ये सभी आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े नहीं हैं वो एक्समार्ट एकेडमी ऑफिशियल सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। अब बोल रहा है कि इतना जो दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक तेजी से वह किस पर गति कर सकता है, इस बारे में पूछ रहा है। तो इसमें मैं बता दूं निर्वात में। निर्वात में क्यों? क्योंकि सर वहाँ कोई भी मतलब कि उसको अवरोध नहीं करता, रोकने का प्रयास नहीं करता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, हवा भी नहीं होता है, तो वहाँ पर उसे कोई रोकने का प्रयास नहीं करता है। तो मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और एक तारपीन होता है, तारपीन में आपका हो जाएगा 2.04। ठीक है, इतना याद रखना है, यही सब रिपीटेड होता है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। आप बोल रहे हैं कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मैं बता दूं ये नाम ही है प्लांक क्वांटम। किसका नाम है? प्लांक क्वांटम, इनका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, बैगनी, पीला, नीला, लाल। अब बोल रहा है कि इन चारों रंगों में से किसमें जो होता है वो विचलन कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन कोण किसमें होता है? लाल में होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि जो लाल रंग जो है वो उसे रक्तवर्ण भी कहते हैं, और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 625 से 740 mm तक होता है। ठीक है, 625 से 740 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये तो हम लोग जानते हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है, इसे कौन साबित करता है, ये चीज पूछ रहा है कि प्रकाश जो एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस ऑप्शन में से कौन ये साबित करता है कि वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो मैं बता दूं ध्रुवीकरण। कौन? ध्रुवीकरण यह मतलब कि स्पष्ट करता है कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होती है, अनुदैर्घ्य तरंग में नहीं होती है, जो उनके दोलन की दिशा में संबंधित है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, तो ध्रुवण का गुण किस में होता है? तो सर ओनली फॉर ओनली अनुप्रस्थ तरंग में होता है, और प्रकाश में ध्रुवण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज की रोशन को उनके संघटक, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। सूरज की जो रोशनी है, रोशन है, उसको कौन संघटक कर सकता है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें तो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है, 6 लेवल का क्वेश्चन है। कौन कर सकता है? प्रिज्म कर सकता है सर। आप देखे होंगे ये होता है, जैसे इससे लाइट हम लोग एक वाइट प्रकाश जब इससे अपहृत होती है तो ये देखिएगा 7 विभक्त रंगों में हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैजानी हप्पी नाला। क्या कहते हैं? बैजानी हप्पी नाला, और विपग्योर, इंग्लिश से बोलते हैं विपग्योर। ठीक है, तो इस बात को समझना है, इसको याद रखने का है। ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, है ना, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, इस तरीके से हम लोग याद
रखते हैं। ठीक है, तो सूरज की रोशन को सूरज की जो रोशनी होती है उसके 7 रंगों में विभक्त कौन करता है? प्रिज्म करता है। ठीक है, हम लोग लास्ट में प्रिज्म का आकृति भी देखेंगे कैसे कैसे होता है। देखिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये पढ़ लेने से प्रिज्म के द्वारा पूछा गया कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रिज्म क्या है। अब प्रिज्म क्या है ये पूछ रहा है, तो प्रिज्म मैं आप लोग को बता दूं, यह जो है प्रकाश को वितरित करता है, यानी विभक्त करता है, उसके व्हाइट प्रकाश को विभक्त करता है ना। जैसे उसमें व्हाइट प्रकाश पड़ता है तो उसे क्या करता है? विभक्त करता है, जो आपको पिछले डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दूं, ये क्वेश्चन 25/9/2018 में पूछा गया है। फिर आप देखिएगा तो 11/4/2016 में भी पूछा गया है एनटीपीसी में। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड करता है कि वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। कि अप्रदीप्त वस्तुएं कहने का मतलब ऐसी वस्तुएं होती है ना जो खुद का प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि, ये कभी भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती खुद से। उसके बाद बताइए कि सर तब प्रदीप्त क्या होता है? तो प्रदीप्त मैं बता दूं, जिसका खुद का अपना रोशनी होता है, खुद का अपना रोशनी होता है, उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, इन सभी को क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको यही आएगा कि इनमें से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। देखिए, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पत्ति करती है को कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? ये चीज पूछा जा रहा है। देखिए, आपको 26/9/2018 का यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें दीप्त भी नहीं है सर, प्रदीप्त भी नहीं है और अप्रदीप्त भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा? चमकदार वस्तुएं होगा। क्या होगा? चमकदार वस्तुएं होगा जो खुद से अपना प्रकाश को उत्पत्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। अब क्या बोल रहा है? हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, इस बारे में पूछ रहा है। तो बता दें कि हमें घास का रंग हरे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरे प्रकाश जो होते हैं, हरे रंग के जितने भी प्रकाश, जैसे सूर्य तो व्हाइट है तो उसमें 7 रंगों का वो मिश्रण है, तो उसमें जो हरा प्रकाश है वो हरा प्रकाश को क्या कर देता है? वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, इसीलिए हमें क्या होती है? वो हरा दिखाई देती है। मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी वस्तु अगर किसी कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वह प्रकाश की जो व्हाइट प्रकाश है उसमें उपस्थित उस रंग को वह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है कि प्रकाश को परावर्तित कर दे रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए हमें वह हरा दिखाई देता है। और एक बात आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं बस इसको यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन से नहीं समझिएगा। देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग अक्सर देखें कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि व्हाइट शर्ट यानी सफ़ेद कपड़े हम लोग को पहनने के लिए बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि गर्माहट हमें कम लगती है। अगर उसी जगह पर अगर हम लोग ब्लैक पहन लें तो हमें गर्माहट ज़्यादा लगेगी। ऐसा क्यों होता है मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है और जितने भी रंग है वो सफ़ेद के ही क्या है? वो सफ़ेद के ही क्या है? एक रूप है, यानी सभी रंगों का मिश्रण ही क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो जैसे उसमें लाल पड़ता है तो वो भी परावर्तित हो जाता है, हरा पड़ता है वो भी परावर्तित हो जाता है, ब्लू पड़ता है वो भी परावर्तित हो जाता है, जिससे कोई भी प्रकाश जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इसीलिए हमें व्हाइट कपड़ों में गर्मी कम लगती है। परंतु जब हम लोग वहीं पर ब्लैक पहनते हैं तो ब्लैक जब पहनते हैं तो वो सारे सभी कलरों को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिस माध्यम से हमें क्या होती है कि काले कपड़े में अधिक गर्माहट महसूस होती है। तो इसी प्रकार के रोचक तथ्य जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार के रोचक तथ्य वीडियो मिलते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो आप देखे होंगे 9 में या 10 में है कि सितारे क्यों चमकते हैं। इसका एक ही आंसर है और ये पूरा डिफिनेशन के साथ इसका आंसर है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों पर अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, इसीलिए हमें यह चमकता हुआ प्रतीत होता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि जो प्रकाश में वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की परत है। अब विभिन्न प्रकार के परत होने के कारण क्या होता है कि उसमें प्रकाश आता है तो उसमें अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होता है उतना बदलता हुआ नजर आता है, इसलिए सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखता है, वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए क्या कर रहा है ये क्वेश्चन कि जब वास्तविक सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? पहले भी दिखता है और बाद भी दिखता है, तो इसका कारण क्या है, ये क्यों दिखाई देता है? तो मैं बता दूं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, उदय से 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है, उदय नहीं हुआ है फिर भी दिखाई दे रहा है, अस्त हो गया है उसके बाद भी हमको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है सर, ये आप पढ़े होंगे। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली में देखते हैं जो बड़ा बड़ा लाइट, अब तो व्हाइट एलईडी लाइट लग गया, लेकिन पहले जो पीला पीला वाला व्हाइट लगता था, वो लाइट लगता था, वो किसके कारण होता था? तो वो होता था सोडियम के कारण। उसमें क्या मिलाया जाता था? सोडियम मिलाया जाता है, जिसके कारण लाइट हमें पीला दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। अब जो परावर्तित करती है वो किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है कि कोई भी प्रकाश है उसको हम परावर्तित कर सकते हैं, यह किसके कारण हो सकता है? क्षेत्र घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ तनाव या द्रव्यमान घनत्व, ये पूछा जा रहा है कि परावर्तित कैसे किया जा सकता है। तो बता दूं मैं कि प्रकाश घनत्व के कारण। किसके कारण? प्रकाश घनत्व के माध्यम से जो होती है यह प्रक्रिया घटित होती है कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश का मतलब परावर्तित करने की जो क्षमता होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल सघन यहाँ पर आ गया, तो ध्वनि के टाइम में ही मैंने समझाया था कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम होता है जिसमें कण दूर दूर होते हैं, और संघनन माध्यम क्या होता है? जिसमें कण जो होते हैं वो सामने सामने होते हैं, समीप समीप होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण कैसी होती है? ठीक है, इस बात को पूछ रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो क्या होता है? तो मैं बता दूं, विरल में क्या होता है? कण दूर दूर होता है, तो इसमें प्रकाश आसानी से जाता है। जैसे ही सघन माध्यम में आता है जहाँ पर क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो समीप समीप होते हैं, तो क्या होगा? उसकी गति जो होगी वो कम हो जाती है। गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल आया है सब्जेक्टिव के अलावा, कि एक माध्यम जो है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति, अब रहा 1.5, तो मैं बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से आप निकाल सकते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और सूचकांक जो दिया हुआ है 1.5। अब जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा पता है? 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग चलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन में। प्रकाश के देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बादलों का रंग सफेद किस कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग जो सफेद है वो दिखाई देने का उसका कारण क्या है। तो बादलों का रंग जो सफेद है वो किस कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। जैसे वायुमंडल में जो उपस्थित पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, उनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश को चारों ओर दिशाओं में क्या करता है, विसरित कर देता है, फैला देता है, जिस कारण हमें क्या दिखाई देता है, बादल सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक कुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए ये मैंने बताया था, अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ही, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि किसी भी द्रव में जो कोलाइड विलयन होते हैं जिसमें कण स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे जब भी प्रकाश हमें उससे परावर्तित की जाए, प्रकाश उस पर डालते हैं तो क्या होता है, ये प्रकीर्णन होता है। और उस प्रकीर्णन को ही कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। टिंडल प्रभाव को ही कहा जाता है कि द्रव के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस जो है उसके मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी तो कैसे, ये चीज पूछा जा रहा है। तो कैसे होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे क्या कर रहा है, फोकस दूरी, समांतर कहने का मतलब दोनों के बीच समान, तो फोकस दूरी पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तन के बाद निकलेगी। कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर किया, हो गया एक नेचर ऑफ लाइट और लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये दोनों को हम लोगों ने आज क्लियर किया। नेक्स्ट डे में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है। और लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्यों डिसलाइक किए, तो हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।